ओके, तो आज का जो हमारा फंडामेंटल राइट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चे गलती ये करते हैं, गुड मॉर्निंग शुभम, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो बोलते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, बोलने में बोल देते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, क्योंकि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो जाएगा कि आप एक्सप्लॉइट होना चाहते हैं, ठीक है ना, वो राइट होना चाहिए, तो इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कुछ बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है लोगों का, ठीक है ना। तो उसके लिए ताकि जो वीकर सेक्शन है, ताकि जो बच्चे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, इसके लिए भी कुछ उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स उसके लिए हैं। तो ये जो हमारा राइट्स आता है, आर्टिकल नंबर, एक मिनट जरा हम पेन का यूज कर लें। हाँ, तो आर्टिकल नंबर क्या है आपका, सबसे पहला आर्टिकल नंबर है 23, ये तो कट ही गया, ठीक है ना। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसमें दो बातें कही गई हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इसमें दो बातें कही गई हैं, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें ये जो वुमेन है, हो सकता है गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से उसको अपने बच्चों को बेचना पड़े, ठीक है ना, बच्चे या जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, हो सकता है उसको बेचना पड़े पैसे की वजह से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो पहला इसमें ये दिया गया है कि हम ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो क्या होता है, ये टोटली प्रोहिबिटेड है कि हम ह्यूमन बीइंग को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग में सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, मेल फीमेल गर्ल बॉय जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें दिया, दो चीज है इसमें, आर्टिकल 23 में दो चीजें हैं, 24 तो अलग ही है। तो इसमें दो चीजें, एक तो है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। किसी का मतलब कि एक तरह से कहते हैं ना कि आप ह्यूमन का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप ह्यूमन को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। दूसरा होता है फोर्स्ड लेबर, इसको बेगार कहते हैं, इंग्लिश में भी कभी कभी बेगार वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी बेगार वर्ड यूज होता है। तो बेगार का मतलब क्या होता है कि बिना पैसे के क्या करना, काम करना, एक तरह से वो क्या होता है, फोर्स्ड लेबर होता है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 23 में दो चीजें हैं, पहला तो ये कि आपको क्या करना है, आपको आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, और दूसरा ये है कि जो फोर्स्ड लेबर है ये भी प्रोहिबिटेड है, आप किसी को उसके किसके अकॉर्डिंग कहते हैं, उसके विल के अकॉर्डिंग आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ये भी लोगों को राइट मिला हुआ है। अगर आपका वो काम करने का मन नहीं है तो आपसे कोई जबरदस्ती वो काम नहीं करवाता, अगर वो करता है तो आपको पता ही है कि ये आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा, जिसके लिए प्रॉपर आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रहे आपको कि ट्रैफिकिंग के बारे में और फोर्स्ड लेबर के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है। सो दैट इज इन आर्टिकल नंबर 23, ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट। ओके, चलो फिर है आर्टिकल 24। तो इसमें बेसिकली एक टर्म ही आप याद रखेंगे, आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्या, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। एक टर्म में अगर देखा जाए तो ये जो चाइल्ड लेबर जो है, ठीक है ना, इसको वो रोकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या मतलब अलग से अगर आपको जानना है इसके बारे में, तो जो भी डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके, चाहे वो कोई ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे टोबैको बनता है, जहाँ पे फायर क्रैकर्स बनते हैं, तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जो होती हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, ओके। तो वहां पे आप, अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि 14 ईयर्स के पहले, ठीक है ना, 14 ईयर्स के पहले क्या करना है, मतलब 14 ईयर तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेंजरस क्या फैक्ट्री में काम उनसे नहीं करवा सकते हैं। कई रूल एंड रेगुलेशन है इसमें, ठीक है ना, कि कोई अगर बच्चा अपने फादर के साथ काम कर रहा है खेत में तो वो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे चीजें लिखी गई हैं, ऐसे नहीं है ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, क्योंकि एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे बहुत डिटेल में समझाया गया है। बट आपको क्या जानना है इसमें कि जो चाइल्ड लेबर की जो बात की गई है, चाइल्ड लेबर का जो प्रोहिबिशन है, ठीक है ना, वो किसके किस में दिया गया है, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 14 ईयर से कम के बच्चों को आप किसी भी डेंजरस प्लेस पे काम नहीं करवा सकते हैं। इसी के लिए एक मैं बता दूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि 1986 में एक चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया था, चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें दे दी गई थी कि होटल्स में भी आप काम नहीं करवा सकते हैं बच्चों से, ठीक है ना, जिनका एज है उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा जाएगा। तो ये चीजें हैं, बट
मेन जो फोकस आपको क्या करना है, दो चीज पे या एक चीज पे इस पे करना है, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, कि चाइल्ड लेबर टोटली क्या है, इलीगल है, और एज क्या है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का छोटा सा फंडामेंटल राइट भी खत्म होता है। याद रहे कि ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर का जो आर्टिकल है वो 23 है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो चाइल्ड लेबर को जो प्रोहिबिट किया गया है उसका आर्टिकल नंबर 24 है। अगर और इजी क्वेश्चन बनेगा तो होगा कि चाइल्ड लेबर को किस फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया है, उसके प्रोहिबिशन को, ट्रैफिकिंग कहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, तो आप बताएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले फंडामेंटल राइट में। तो यहाँ पे केवल दो ही राइट हैं, आर्टिकल 20, दो ही आर्टिकल है, 23 एंड 24। आई होप कि आपको क्या हुआ होगा, ये भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट पे, एंड दैट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओ सॉरी, व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, एक मिनट एक मिनट। ओके, सो हियर वी हैव वन मोर वर्ड, फंडामेंटल राइट। अच्छा, आर्टिकल क्या था उसका तो बता ही हो गया आपको, 22 तक तुम्हारा फ्रीडम था, 23 एंड 24 हमारा आर्टिकल क्या हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इसका जो फिर आर्टिकल जो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका जो आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा, एक मिनट यार पेन नहीं आ पा रहा है, हाँ। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या होगा, 25 से कहाँ तक, 28 तक। तो ये आर्टिकल होगा 25 से 28 तक। कुछ प्रोविजन दिए गए हैं किसके लिए, और कि आपको कुछ मतलब क्या किया गया है, कुछ राइट दिया गया है ताकि अपने फ्रीडम को एक अच्छे तरीके से क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज हमारे प्रियम्बल में ही दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सेकुलरिज्म, मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री होगा जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम होगा किसी भी मतलब कि अपने फ्रीडम को अपने अकॉर्डिंग क्या करने का, मानने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का, जो भी चीजें हैं। चलिए इसके भी आर्टिकल को देख ही लेते हैं। आर्टिकल नंबर 25, देखो अभी जो भी लेवल आपका बनेगा इधर, वहां वो सिंपल सा लेवल बनता है कि आर्टिकल मतलब ये जो राइट टू फ्रीडम वो किस आर्टिकल में दिया गया है, 25 से 28 के बीच में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है तो इसके बारे में भी आप जान जाइए क्या क्या दिया है। तो आर्टिकल 25 में आपको अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो इसमें ये है कि आपको फ्रीडम को कॉन्सेंस करने का, मतलब मानने का, उसके अकॉर्डिंग क्या करने का, आपको बिहेव करने का, प्रोफेशन और प्रैक्टिस, जैसे कि आप किसी भी रिलीजन का कोई एक पार्टिकुलर क्या कर सकते हैं, बुक यूज कर सकते हैं। पता ही है हम लोगों को, सारे रिलीजन का अपना अपना एक हॉली बुक होता है। आप उसको उसको मानने के लिए, आप प्रोफेस करने, प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज कर सकते हैं। और अलग अलग रिलीजन का अलग अलग क्या होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट फ्रीडम होगा कि आप अपने रिलीजन को सही तरीके से क्या कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें, उसको क्या करके उसका प्रचार कर सकें, उसको एडवर्टाइज कर सकें, लोगों के बीच में उसको बता सकें, ठीक है ना। तो इसी राइट का यूज करके जो जगह जगह पे क्या होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रवचन होते हैं, जो भी चीजें हैं, तो आर्टिकल नंबर 25। ओके, तो आर्टिकल 25 में क्या, आर्टिकल 25 में दिया गया है कि आपको, मतलब देखो मेन यही पे आता है, अगर आपके पास ऑप्शन आएगा ना कभी कि राइट टू फ्रीडम को मानने का, ठीक है ना, जो राइट है अपने अकॉर्डिंग मानने का जो राइट है वो कहाँ पे दिया गया है, तो आर्टिकल 25 में 90% यही आता है। इसके बाद तो ये तो कॉमन सी चीजें हैं, ये सब कभी नहीं पूछता है, ठीक है, बट उसके बारे में आपको जानना है। तो आर्टिकल 25 आपको मेन याद रहे, आर्टिकल 25, ठीक है, कि फ्रीडम को, मतलब कि सॉरी, ये जो रिलीजन का जो फ्रीडम है, ठीक है ना, फ्रीडम को मानने का, सॉरी यार क्या फ्रीडम मिल कर रहा है, ठीक है ना, ये जो रिलीजन को मानने का जो फ्रीडम है, ठीक है ना, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात की जाती है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का, उसको प्रचार करने का, प्रोपोगेट करने का जो फ्रीडम मिला हुआ है हमको, ठीक है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 25 में। तो इसमें डिटेल में है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब उसको मानने का, उसके अकॉर्डिंग क्या करने का, बिहेव करने का, उसको मनाने का, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से उसको मनाया भी जाता है, जो फेस्टिवल्स हैं, जो भी चीजें हैं, और उसको प्रचार प्रसार उसका करने का, उसको आगे बढ़ाने का आपके पास क्या है, फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद आर्टिकल 26 उसी से रिलेटेड है कि आप क्या कर सकते हैं, अब अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि जो भी रिलीजियस वर्क होंगे, वही मैंने आपको बताया कि जगह जगह मीटिंग बुलाना, ठीक है ना, उपदेश देना, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताना, इसका क्या करना आपको, कंप्लीट आपको क्या है, फ्रीडम इसका मिला हुआ है, ठीक है ना, कि जो भी रिलीजियस वर्क होंगे,
ठीक है, जो भी रिलीजियस वर्क है उसको आप क्या कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसी के बाद आर्टिकल 27 में थोड़ा टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, आप उसके लिए फ्री हैं। मन करे तो आप उस रिलीजन के लिए टैक्स दीजिए, नहीं मन करे तो नहीं दीजिए। गवर्नमेंट कभी आपको किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को क्या करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल की जो बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, तो गवर्नमेंट तो टोटली है कि गवर्नमेंट अगर स्कूल है तो वहां पे किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है ना, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे जो थोड़ी जो मिशनरी टाइप की स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स आप कह सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वहां पे किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो आप वहां पे फोर्स नहीं है कि आप उसको क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। आप फ्री हैं, मन करे तो उस स्कूल में जाके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को क्या करिए, अटेंड करिए। नहीं मन करता है आपका तो आप मत करिए। तो दो चीजें हैं, एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसी आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में, मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी प्राइवेट है तो फिर गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल होता नहीं है। ओके, तो वहां पे अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, कभी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इसके लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल बताना तो नहीं चाहिए बट बहुत सारे स्कूल्स हैं, अब नाम हम नहीं ले सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपको हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी के लिए बुलाया जाए, ठीक है ना, जैसे कि ये क्रिश्चियन स्कूल ज्यादा है, ठीक है ना, तो वहां पे हो सकता है कि आपको उसके लिए आपको बुलाया जाए कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लीजिए, सुनिए कि क्या हमारे रिलीजन में कहा जाता है, तो आप वहां के लिए फोर्स नहीं है। गवर्नमेंट में तो ये होगा ही नहीं, और अगर प्राइवेट में होता है तो आपके ऊपर ये फ्रीडम है कि आप उसको अटेंड करिए या फिर अटेंड मत करिए। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको भी समझ चुके हैं। मेन आपको यही जानना है कि ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब मतलब कि कोई भी धर्म है आपका उसको मानने का, ठीक है ना, इसके साथ साथ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने का, उसका प्रचार करने का जो फ्रीडम दिया हुआ है वो आर्टिकल नंबर 25 में दिया हुआ है। ओके, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मेन क्या है, आर्टिकल है। ओके, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। हमको लग रहा है ये भी राइट क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि किस किस तरीके से आपको एक तरह से फ्रीडम दिया हुआ है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्या है, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ये भी जान जाइए, न्यूट्रल रोल है। न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब ये है ना तो वो कोई किसी, ना तो उसका कोई रिलीजन होगा, ठीक है ना, ना तो वो किसी रिलीजन को क्या करेगी, प्रमोट करने की बात करेगी। वो केवल ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको देखने के लिए है। ह्यूमन बीइंग्स और उसके गॉड के बीच में क्या रिलेशन है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है ना। तो आपको भगवान से रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश करना है, किस तरह से सेटअप करना है, वो आप जानिए, आप उसके लिए फ्री हैं। ह्यूमन बीइंग्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, उसके लिए तो गवर्नमेंट वॉच करती है, उसको देखती रहती है। ओके, तो ये इसी थ्योरी के साथ ही इंडिया में क्या है या किसी भी कंट्री में सेकुलरिज्म को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए, अब ज्यादा ना बात करते हुए इसमें एक और हम नेक्स्ट हम अपने फंडामेंटल राइट के बारे में आते हैं, और वो हमारा होगा, जस्ट वेट। तो ये जो हमारा फंडामेंटल आएगा, राइट टू गेट एजुकेशन, हालांकि इस नेम से राइट नहीं है, उस राइट का नेम हम लिख दें जरा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसको कहते हैं हम क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहते हैं उसको। ठीक है ना, कल्चरल एंड एजुकेशन एजुकेशन राइट, ये भी केवल दो ही आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। ठीक है ना, 28 तक क्या था, फ्रीडम था। ओके, फ्रीडम, सॉरी, ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का था 28 तक, और 29 और 30 क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और ये जो राइट है वो बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए ही है। ठीक है ना, ये जो माइनॉरिटीज जो हैं वो उसी के लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो आर्टिकल है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम वाले पार्ट में कि आप फ्री हैं कहीं भी घूमने के लिए, कहीं भी सेटल होने के लिए, लेकिन जब भी माइनॉरिटी एरिया होते हैं, जो भी ट्राइबल्स एरिया होते हैं, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं आपके लिए, आपको याद आ रहा होगा। तो इसी फंडामेंटल राइट का ही सहारा लेके वो सारी चीजें, वो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। कि आर्टिकल 29 में देखें तो इसमें माइनॉरिटीज के क्या, माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है, जो उनके कल्चर जो है,
ठीक है ना, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो स्क्रिप्ट है, उसको मेंटेन करने का राइट इनके पास है। ठीक है ना, मीन्स कि अगर इनको लगता है कि किसी बाहरी के आने की वजह से इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेडिशन है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो मिक्स हो सकता है, ठीक है ना, तो फिर वहां पे उनको क्या किया जाएगा, फंडामेंटल राइट का यूज करके इनको यहाँ से निकाला जाएगा। तो पहले ही बाउंडेशन लगा दिया गया है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ओके, तो पहला क्या कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, की जो भी माइनॉरिटीज हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन कौन माइनॉरिटीज में आएगा, डिसाइड किया भी हुआ है। तो ऐसे एरिया में क्या करना कि क्योंकि क्योंकि उनका क्या होता है, उनका लाइफ स्टाइल है, उनका जो लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनका कल्चर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है सबसे, और इस वजह से इनके एरिया में लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, नॉर्मल लोगों को। ठीक है, चलो इसी में बात किया गया 29 में ही, ठीक है ना, 29 में ही ये बात किया गया है। चलो ये 29 तो हो गया, अब 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 में ये बात कहा गया है कि ये जो लोग होंगे, ये जो माइनॉरिटीज जो होंगी, ठीक है ना, माइनॉरिटीज होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं या उसको चला सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो स्क्रिप्ट होगा पता ही है ना। ठीक है ना, स्क्रिप्ट के बारे में बात करें कि जो आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं उनका लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है ना, कई बार ये बहुत फेमस, हम बार बार बोलते रहे, जब ट्राइबल एरिया का जब जिक्र कभी होता है तो क्लास में ही बोलते रहते हैं जिंगा लाला हु हु, बहुत ज्यादा पता नहीं कहाँ, पता नहीं किस जगह पे ये किस सीरियल में ज्यादा फेमस हुआ था। तो उनका स्क्रिप्ट है अलग। ठीक है ना, उनका कुछ मतलब होता होगा, इसका जिंगा लाला हु हु का मतलब क्या है। ओके, तो उनका जो ये स्क्रिप्ट है, ओके, वो अलग है, जो हमारे स्क्रिप्ट से, नॉर्मल स्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा डिफर करेगा। तो अगर वो इसी स्क्रिप्ट का बेस लेके कोई स्कूल खोलना चाहते हैं और वहां पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर क्या हो सकता है, वो इसके लिए फ्री हैं और गवर्नमेंट टैक्स देने में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, फंड प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको फंड प्रोवाइड करेगी। अब ये नहीं कहेगी कि ये माइनॉरिटी का स्कूल है तो हम इसमें पैसा नहीं देंगे, या जो भी चीजें हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 30 दिया गया है कि अगर माइनॉरिटी को लगता है कि वो अपनी स्क्रिप्ट के बेस पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करने वाले, कोई स्कूल ओपन करेंगे, वहां पे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ही अपने लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, स्कूल को ओपन कर सकते हैं। बहुत सारा स्कूल हमारे भी आसपास है, जैसे मदरसा एक हो गया, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट अलग है, वहाँ पे चीजें अलग हैं, तो वहाँ पे फ्रीडम मिला। क्यों वहाँ पे ओपन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कि लोगों को राइट मिला हुआ है कि अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है अलग अलग लैंग्वेज का, बस यहाँ पे वो स्कूल है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 29 में अब वो क्लियर हो गया कि जो माइनॉरिटी जो है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, के माइनॉरिटी का जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट मिला हुआ है उनको। और अगर वो अपनी स्क्रिप्ट पे, अपने लैंग्वेज के बेस पे कोई स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी उनको क्या करेगा, ऐड का मतलब हेल्प करेगा, उनको फंड प्रोवाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करेगा। ओके, तो याद रहे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल में दिया गया है, इट इज गिवन इन आर्टिकल 29 एंड 30। ओके, चलो, तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट को ये भूल जाते हैं। तो जो भी चीजें हैं आपके माइंड में, ये सारी चीजें रहें, कभी भी कोई चीज होता है, ठीक है ना, खास करके जो भी रिलीजन के बेस पे जो चीजें होती हैं और कोर्ट में चलता रहता है, तो उसको रिलेट कर किया किया करिए। अब यहाँ पे वो सारी चीजें हम नहीं बता सकते हैं, तो कभी भी कोई अगर बवाल सवाल टाइप का होता है और कोर्ट में मैटर जाता है, तो उसको थोड़ा पढ़ा करिए कि यहाँ पे किस आर्टिकल के बेस पे लोग कंप्लेन किए हैं, कौन सा आर्टिकल लोगों का यहाँ पे एक्सप्लॉइट हुआ है। ठीक है ना, चलो, तो ये तो हमारा हो गया क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 23 एंड व्हाट 30। अब हम बढ़ते हैं, क्या यहीं पे हम आपको बता दें 31 में किसके बारे में था, मैंने थोड़ा सा बताया था जरूर आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। और आर्टिकल नंबर 31 क्या किया गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ से मतलब फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से रिमूव कर दिया गया। सो वी विल नॉट डिस्कस एनी मोर अबाउट दिस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 31, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसको कि, चलो तुम लोग बताओ तो, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, फटाक से बता दो तुम लोग। आर्टिकल नंबर 31 को किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया होगा, अरे वाह, वेरी गुड, 44th अमेंडमेंट 1978। ओके,
चलो अब हम आते हैं इस पूरे फंडामेंटल राइट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में, एंड दैट टू व्हाट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसको भी जरा हम पहले हम कुछ बातें आपको बता दें, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, आर्टिकल 32 का मैं हेडिंग पहले आपको लिख दूं यहाँ पे, आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 में क्या दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, इसको भी लिख ही दिया जाए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। और रेमिडीज का वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन वर्ड होगा, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, उपचार, ठीक है ना। तो रेमेडीज आपको पता ही हो गया। तो अब यहाँ पे ये है कि किसका उपचार, यहाँ पे किसकी रेमेडीज मिलेगी हमको यहाँ पे। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे वो ये लिख रहे थे कि ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, ये बेसिक चीजें हैं और ये लोगों को मिलनी ही मिलनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि ऐसे राइट जिसका स्पेशल स्टेटस होगा, जिसका स्पेशल वैल्यू होगा, और अगर ये किसी के साथ डिस्टर्ब किया जाता है तो फिर, अब हाँ, यही चीज जो हम बता रहे हैं वही चीजें उस समय नहीं थी जब ये लिखा जा रहा होगा कि अगर गौर आप, हमको ये पता हो गया कि वी हैव इक्वालिटी, वी हैव फ्रीडम, वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, माइनॉरिटी को अलग से फ्रीडम दिया हुआ, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे चीजें ये हैं कि चलो इतना सारा फ्रीडम हम दे दिए हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट मना कर दे कि चलो हम आपको ये फ्रीडम नहीं देंगे, या उसमें डिले करने लग रही है, ठीक है ना, आपने उस कंप्लेन किया, वो गवर्नमेंट को बोला चलो छोड़ो, कभी मन करेगा तो उसको किया जाएगा, तो उस समय तो लोगों को ट्रीटमेंट कहाँ से मिला। भाई बीमारी आज है, आज आज का इलाज नहीं करेंगे तो 2 महीने के बाद वो कैंसर बन जाएगा, नॉर्मल सी बीमारी, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा कि हमको एक आर्टिकल और रखना है आर्टिकल 32 में, कि ये भी बताया जाए कि अगर, ठीक है ना, अगर ये फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिले हुए हैं, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट जो है उसको देने से अगर मना कर रही है, तो फिर वहां पे लोग कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब चीज है, तो गवर्नमेंट के पास लोग जाए तो गवर्नमेंट तो मना कर रही है। तो वहां पे ये कहा गया कि लोगों को राइट होगा, ठीक है ना, आर्टिकल 32 की हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग लोगों के पास राइट होगा कि अगर आपको लगता है, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है ना, आपको ये फंडामेंटल राइट यूज नहीं करने दिया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे, और उस कंप्लेन के लिए, ठीक है ना, जो आप कंप्लेन करेंगे वो कंप्लेन बहुत फास्ट तरीके से क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसको सुना जाएगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट ऑर्डर दिए जाएंगे, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्डर दिए जाएंगे, जिसको कि हम कह सकते हैं जो इसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, रीट कहा जाता है, ठीक है ना। देखो दो तरह का रीट होता है, एक रीट लोग भी कोर्ट में वो देते हैं, उसका मतलब होता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे रीट का मतलब ये है जो हम बताएंगे, उसका मतलब है ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही लगेगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगेगा कि लोगों का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, गवर्नमेंट लोगों के फंडामेंटल राइट को यूज नहीं करने दे रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है, तो फिर वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को रोकने के लिए क्या करेगा, वो रिट क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोगों को क्या मिलेगा, रेमेडीज मिलेंगी, लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही अथॉरिटी होती है, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रिट दे सकता है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपने क्या किया है, लोगों के फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग केवल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग केवल सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और इसी को स्टेट गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया गया है। तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट है वो भी क्या कर सकता है, वो भी ये जो ऑर्डर जो है वो क्या कर सकता है, वो दे सकता है, ठीक है। अब कुछ कुछ और बातें हो जाए इसके बारे में, तो सबसे पहले ये कि ये जो आर्टिकल नंबर 32 में सबसे पहले यही लिखा गया होगा कि जैसे ही मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करेगा, ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको सेव करने के लिए क्या करेगा, 5 टाइप्स के क्या करेगा, 5 टाइप्स के
रीट वो क्या करेगा, वो रीट क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ऑर्डर देगा, और जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उस पर काम करेगी तुरंत। ओके। और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको एक तरह से इन्फोर्स करने के लिए, उसको एक्टिव करने तरीके से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 32 लाया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी बेस पे जो भीमराव अंबेडकर जो हमारे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या किया था, द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा संविधान की आत्मा ये है, कि अगर ये आर्टिकल 32 ही नहीं रहेगा तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो बेकार हो जाएंगे, और अगर फंडामेंटल राइट ही लोगों के बेकार हो जाएंगे तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। ओके। तो इस बेस पे क्या कहा था, इस बेस पे कहा था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि ये संविधान की आत्मा है, ये क्या है, ये है सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। हम डायरेक्टली बढ़ते हैं किसके तरफ, डायरेक्टली बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अब हम जो ये 5 टाइप्स के जो रीट हैं, जो ऑर्डर है, माइंड में क्या रहेगा, ऑर्डर है, उस ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो आप फटाक से उसको समझ लीजिए। बहुत रेयरली ही बच्चों को समझ मतलब ये कि टीचर समझाते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं समझा दूं, ठीक है ना, आराम से इसको सुनना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड राइट यही है। तो सबसे पहले ये कि जो पहला राइट जो जो ये रीट है, ठीक है ना, जो 5 टाइप्स के जो रीट वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, देगा, ऑर्डर जो देगा, सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, ठीक है ना। अब हैबियस कॉर्पस, अब यहाँ पे चीजें ये है कि आपको क्या है, अब ये जो हैबियस जो कॉर्पस है, मैंडमस, ओके, और फिर अब फिर यहाँ पे सर्टियोररी भी करते हैं, ठीक है ना, और सर्टियोररी भी कहते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश जो भी चीजें हैं आप उसको बोल सकते हैं। तो सर्टियोररी एक कॉमन सा है इसलिए हम उसको यूज करेंगे, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, क्यू वारंटो है। तो ये क्या, ये एक लैटिन वर्ड है इसलिए इसको अलग लगता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं एक्चुअली। ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में अगर आप जान जाते तो इसमें ये था कि जो जो राजा महाराजा, ठीक है ना, जो भी राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जो उस समय का जो सिस्टम था, उसमें ये था कि अ, किसी भी स्टेट का क्या होता था, अपना रूल एंड रेगुलेशन होता था, और उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या, कुछ अधिकार भी दिए जाते थे, कुछ राइट्स भी मतलब दिए जाते थे कि आपको ये राइट है, आप ये सब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं से जब उनके जो अधिकारी होते थे, उनके जो मंत्री जो होते थे राजा के, वो कभी कभी लोगों को परेशान करते थे, और परेशान करने के बाद क्या, परेशान करने के बाद लोग अपनी मतलब कि अपने प्रॉब्लम को लेके राजा के पास आते थे, ठीक है ना। और राजा फिर क्या करता था, उनकी बातों को सुनता था, और उसी बातों को सुन के वो क्या करता था, वो ऑर्डर देता था, ठीक है ना। तो वो ऑर्डर देता था, तो उसी तरह से मतलब ये जो लैटिन जो वर्ड है एक तरह से, ठीक है ना, तो उस ऑर्डर का यूज मतलब उसी को कॉपी करके एक तरह से हमारे वर्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। दी गई है मतलब क्या, कि उस कॉपी है, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे ऑर्डर, वहां पे राजा थे, और यहाँ पे ये पावर राजा को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। आपको पता है राजा कौन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो पावर राजा को नहीं दिया गया, यहाँ पे पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, कि आपको अगर लगता है कि आपके नागरिकों का जो क्या है अधिकार कहीं ना कहीं से खत्म हो रहा है, जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है क्या आपका हैबियस कॉर्पस। इसका जो लिटरल जो मीनिंग देखा जाए, उसका जो मीनिंग है क्या, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे है कि कोई भी इंसान वो क्या है, हो सकता उसको क्या किया है आपने, गलत तरीके से क्या क्या है, बंद किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर देता है कि अगर किसी भी पर्सन को क्या किया गया है, ठीक है, किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से, मतलब कि क्या, गलत तरीके से अगर आपने उनको जेल में बंद कर दिया है, तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस का रीट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। और फिर उस पर्सन को अगर कहीं पे देखो, या तो प्रिजन हो, या फिर किसी ने क्या किया हो, अपने घर में किसी को बंद बंद कर लिया हो, ठीक है ना। और किसी ने क्या किया, घर में ही अपने बंद कर लिया है, तो वहां पे क्या होगा, हैबियस कॉर्पस का यूज करके, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो एक सुप्रीम को रीट देगा, और उस इंसान को क्या किया जाएगा, उस वहां से, चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे वो जेल में हो, उसको वहां पे बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है अनलॉफुली, कि गलत तरीके से अगर किसी को आप बंद कर लेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या किया जाएगा। अब देखो, यही चीजें हैं, ये जो चीज है वो जो हमने गुआटेनमो बे में देखा था, कि लोगों को बिना रीजन बताए, बिना कुछ कहे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। कहाँ पे, जेल में। ओके। अगर इनके पास ये राइट होता, या वहां पे जो भी सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल जो भी चीजें होता, तो ये ऑर्डर देता
कि आपने इनको गलत तरीके से बंद किया, उनको क्या करिए, उनको छोड़ दीजिए। तो इंडिया में यहाँ तक फ्रीडम इसको दिया गया है। तो पहला जो रीट है हैबियस कॉर्पस का, हमको समझ में आ गया है कि किसी को भी अगर गलत तरीके से बंद किया गया है, चाहे जेल में, चाहे वो किसी के प्राइवेट घर में, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ओके। सेकंड जो हमारा रीट होता है वो होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं परमादेश भी कहते हैं हिंदी में, कि ये परम आदेश है, ये सुप्रीम कमांड है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑफिसर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जिसको पब्लिक अथॉरिटी कोई हो, या फिर कोई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, अगर वो अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, अगर वो अपने ड्यूटी को सही से नहीं फॉलो कर रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, उसको ऑर्डर देता है कि हम कमांड कर रहे हैं कि जो भी मैटर आपके पास है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप उसको सॉल्व करिए। ओके। तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, या फिर कोई लोअर कोर्ट है, वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, वो अपनी ड्यूटी को सही से फॉलो नहीं कर रही है, तो हम क्या कर, हम उसको कमांड देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इस काम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से फॉलो करो, ठीक है। तीसरा जो आता है, ठीक है ना, इसी को बता रहे हैं, इसको सर्टी ओरेरी आप पढ़ेंगे, सर्टी ओरेरी, सरसी ओरेरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं सरसी ओरेरी भी आप प्रोनाउंसिएशन उसका देख सकते हैं, बट सर्टी ओरेरी हम देखेंगे। टू बी सर्टिफाइड, ठीक है ना। टू बी सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपको, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि अब यहाँ पे दो चीज देखिएगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, चलो सर्टियोरेरी के बारे में ही मैं आपको पहले आपको समझा दूंगा। तो सर्टियोरेरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब कि सपोज करो कोई क्या है, कोई केस चल रहा था, ठीक है ना, हाई कोर्ट में, लोअर लोअर कोर्ट में, ठीक है ना, जो लोअर जो कोर्ट है, वहां पे क्या है, कोई भी केस चल रहा था। ओके। वहां पे क्या लगा, वहां पे इसको लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो ऑर्डर दिया दिया गया है किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, वो सही नहीं है। जो ऑर्डर दिया गया है, या जो भी केस चल भी रहा हो, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं, एक तो मतलब ये है कि जनरली यही होता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, कोई हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट को ही यहाँ पे लेके चलेंगे, जो हाई कोर्ट ने, सपोज या लोअर कोर्ट का वर्ड यूज करिए, कि अगर लोअर कोर्ट ने क्या किया, कोई ऑर्डर दिया है, कोई डिसीजन दे दिया है, तो अगर हायर कोर्ट को, खास करके सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो ऑर्डर दिया गया है वो सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कोर्ट ने, या उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो वो अपना मामला क्या कर सकता है, अपने पास बुला के उसको फिर क्या करता है, रिव्यू करता है, उसको फिर से देखता है, फिर से उसको समझता है, ठीक है ना। और फिर उसको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ चेंज की जरूरत है, इसको हम इसको इसके लिए एक नए ऑर्डर की जरूरत है, तो फिर वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर देता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर जिसको हाई कोर्ट ने सुना दिया है उसके बारे में, ठीक है ना, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि क्या, कि हाई कोर्ट ने सही से डिसीजन नहीं दिया उसको, या फिर जो लोअर जो कोर्ट है, जो डिसीजन दिया है उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो वो क्या करता है, मामला अपने पास बुला लेता है सुप्रीम कोर्ट, और फिर अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डिसीजन देगा, और क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद वो उसको फाइनल माना जाएगा। ओके। तो इसको कहते हैं टू बी सर्टिफाइड, कि अब हम उसको सर्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। सर्टियोरेरी का मतलब क्या है, तो मतलब अब हम उसको सर्टिफाई करेंगे, आपने तो ऑर्डर दे दिया, जो भी लोअर जो कोर्ट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे हमको सर्टिफिकेशन देने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है, ठीक है ना। हो सकता है रिलीजन को लेके जो आजकल ये बवाल सवाल जो चल रहा है, और हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं यार, ये मैटर बहुत सीरियस है, और इसको ये हाई कोर्ट नहीं सही से एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो फिर अपना मामला जो है, या जो ऑर्डर जो दिया है उसको उसको उसके रिव्यू के लिए वो मैटर अपने पास बुला लेता है उसको, ठीक है ना, और फिर उस पर थोड़ा सा टाइम लेके उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कोई डिसीजन देता है, ठीक है ना। तो हमको ये लग रहा है कि ये सॉर्टी और एरी वाला जो भी जो रीट है, ये भी आपको पता है कि कोई भी जो ऑर्डर है जो ऑलरेडी पास हो गया है, उसको क्वैश करने के लिए, उसको खत्म कर देना, और उसके लिए फिर रिव्यू देना, फिर अपना ऑर्डर देना, इसको हम कहते हैं हमका सर्टी और एरी। ओके। प्रोहिबिशन, अब प्रोहिबिशन का मतलब बताइए, ये तो कॉमन सा वर्ड है, प्रोहिबिशन का मतलब किसी चीज को रोकने के लिए। अब किसी चीज को रोकने के लिए मतलब यहाँ पे ये है कि ये भी जो ऑर्डर होता है वो खास करके लोअर कोर्ट के लिए होता है,
ठीक है ना, केवल ये कोड के लिए है, इतना समझना कि जो प्रोहिबिशन है वो एक पार्टिकुलर कोड के लिए है। और कोड का मतलब ये है कि कोर्ट ये कहता है, ठीक है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, या उसको अगर लगता है कि कोई भी कोर्ट है, ठीक है ना, कोई भी लोअर कोर्ट है, वो ऐसे मामले को अपने वहां सुन रहा है, ठीक है ना, ऐसे मामले को अपना जो सुन रहा है जो कि उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ पावर, कि कहां तक आपका पावर है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपना एक ओन ज्यूरिडिक्शन होता है, वो यहां तक अपने पावर को यूज कर सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका अपना थोड़ा और लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। जो गांव का प्रधान है उसका पावर ऑफ एरिया अलग हो जाता है, उसी को ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इंफीरियर जो कोर्ट है, जो लोअर जो कोर्ट है, ठीक है ना, उनके प्रोसीडिंग को वहीं पे रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है। ठीक है ना, कोई एक पार्टिकुलर कोई केस है तो उसको वहां पे रोक देगा। ठीक है ना, क्यों रोकेगा? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो कोर्ट है, ठीक है ना, मतलब कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना, हाई कोर्ट जो है वो ऐसा काम कर रहा है जो केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को ना, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा काम कर रहा है जो उसके पावर में है ही नहीं, ऐसा डिसीजन दे रहा है, ऐसा केस सुन रहा है। ठीक है ना, हाई कोर्ट ऐसा केस सुन रहा है जो केवल, जिसका पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऐसे कोर्ट, ऐसा अगर केस चल रहा है और कंप्लेन आया तो ये क्या आता है, प्रोहिबिशन का ऑर्डर देता है, और फिर उसको भी अपने पास वो बुला लेता है और इनको क्या करता है, रोक देता है। प्रोहिबिशन और सर्टियरी दोनों चीज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, हाई कोर्ट ने ऐसे मामले को सुना है या फिर सुन रहा है हाई कोर्ट, जो उसके एरिया में आता ही नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इसमें लगता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है, वो उस केस को सुन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इस पे हमको इंटरफेयर करना चाहिए, इसको हमको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए वो क्या करता है, वो केस को अपने पास बुला लेता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होता है सर्टियोरेरी में, प्रोहिबिशन में, कि प्रोहिबिशन में कोई भी ऐसा कोर्ट जो ऐसे मामले को सुन रहा है जो उसके एरिया में आता ही नहीं है, तो वहां पे फिर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, प्रोहिबिशन का क्या करता है, रिट देता है, ऑर्डर देता है। लास्ट आता है कियो वारंटो, यहाँ पे भी उसी से, प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसी व्हाट इज योर अथॉरिटी, और ये किसी कोड के लिए नहीं होता है, ये किसी गवर्नमेंट जो 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 सिविल सभी सिविल क्या, जो गवर्नमेंट जो वर्कर्स जो होते हैं, जो पब्लिक ऑफिस को किसी ना किसी जो जो काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए होता है कि अगर कोई ऑफिसर ऐसे पोस्ट पे अपॉइंट हो गया है, ठीक है ना, मतलब कि जो उसके लिए उस जो जिसकी एलिजिबिलिटी उसके पास नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को उसको उसने होल्ड किया, मतलब वहां पे काम कर रहा है, विच ही नॉट इंटाइटल्ड। ठीक है ना, मतलब क्या है कि विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड का मतलब क्या, कि उसका जो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, और गलत तरीके से वो क्या एसडीएम है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, ऑफिसर रैंक का जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो क्या है, उसे ज्वाइनिंग मिल गया, वहां पे उसको पोस्टिंग मिल गई, ठीक है ना, फिर बाद में ये लगता है कि वो गलत तरीके से, ठीक है ना, उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ भी एक क्या होता है, एक गवर्नमेंट एक रीड करता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, ठीक है ना, किसी भी पब्लिक ऑफिस में, किसी भी पब्लिक ऑफिस उसको उसने होल्ड किया है, या किसी भी पब्लिक ऑफिस में वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, जिसके कि वो योग्य नहीं है, जिसके कि वो लायक नहीं है, तो इसको करने के लिए क्या करता है, क्या कहता है, कुकीओ वारंटो का एक रिट जारी करता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि ये आपने ये पोस्ट क्या किया है, अडॉप्ट किया है, आप इस पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप इस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट जो है उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपको इस पोस्ट से हटाया जाता है, या फिर आप वहां से क्या कर जाइए, हट जाइए। ठीक है ना, तो आई थिंक यो वारंटो की अभी आपको पता हो गया। तो एक मिनट फटाक सा रिव्यू देते हैं हम लोग। हैबियस कॉर्पस मतलब किसी को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया। मैंडेमस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि कोई भी अगर ऑफिसर या कोर्ट सही से अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको याद दिलाता है, एक तरह से कमांड देता है सुप्रीम कोर्ट कि सही से अपना काम करिए। सर्टियरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के लगता है कि ये जो मैटर है वो हमको सुनना चाहिए अच्छे तरीके से, हम लोग उसको अच्छे से सुन सकते हैं, तो वो फिर केस को अपने पास बुला लेता है। प्रोहिबिशन का मतलब कि ये भी कोर्ट से, सर्टियोरेरी और ये प्रोहिबिशन, ठीक है ना, तो दोनों भी कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अगर कोर्ट है,
ठीक है ना। अगर वो क्या करता है, कोई कोई ऐसा मामला सुन रहा है जो उसके पावर में आता ही नहीं है, तो फिर वहां पे उसको वो रोक देता है। क्विओ वारंटो का मतलब है कि कोई भी पर्सन गलत तरीके से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ गया है, जिसके वो लायक नहीं है, जिससे वो इलीगल नहीं है, तो यहाँ से उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। सो हियर वी हैव व्हाट 5 टाइप्स ऑफ रीट। आई होप कि आपको अब रीट के बारे में कभी फ्यूचर में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो रीट के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।